जय श्री राम आदरणीय मित्रों, कैसे हैं आप? मैं लक्ष्मीपुत्र डॉक्टर कुमार गणेश, प्रणाम। हाजिर हूँ आज का किस्सा लेकर और इस एपिसोड में मैं एक कालजयी फ़िल्म की बात करने जा रहा हूँ। इस फ़िल्म को बहुत शास्त्रीय ढंग की फ़िल्म माना जाता है, कल्ट और क्लासिक फ़िल्म माना जाता है, हिंदी सिनेमा जगत में। और ये जो पिक्चर जब रिलीज़ हुई उसके बाद तो ख़ैर इसने क्या-क्या रिकॉर्ड बनाए वो एक अलग बात है। लेकिन इस फ़िल्म के बनने का जो विचार पैदा हुआ और उसके बाद से लेकर फ़िल्म की शूटिंग शुरू होने तक में कई बातें हुई थी। इसमें एक बात बहुत पहले इस चैनल के शुरू में मैंने आपको एक किस्सा बताया था कि भई फ़िल्म गाइड के गीतकार पहले ये थे, यानी हसरत जयपुरी थे और बाद में शैलेंद्र को लिया गया था। वो सारा घटनाक्रम जो कम से कम हज़रत जयपुरी के लिए दुर्घटनाक्रम था, वो मैंने आपको बताया था। देखिए, गाइड 6 फरवरी और 1965 को रिलीज़ हुई थी, यानी कि 60 साल पहले। ये किस्सा आप 31 जनवरी को देख रहे होंगे जब हम शेड्यूल करेंगे और आप 31 जनवरी को देखेंगे, तो उसके बाद 6 दिन और होंगे, तो 6 फरवरी 1965 यानी लगभग 60 साल पहले ये फ़िल्म रिलीज़ हुई थी। क्या थी ये भी आपको पता है, कैसी थी ये भी आपको पता है और जहाँ तक मैं समझता हूँ देव आनंद के अभिनय का चरम इस फ़िल्म में दिखता है। आर के नारायण का उपन्यास था, गाइड उसके नाम पर बनी, अंग्रेजी में भी बनाना चाहा जब ये फ़िल्म इससे पहले एक हम दोनों फ़िल्म लेकर जब देवानंद गए थे विदेश वहाँ एक फ़िल्म समारोह में, उत्सव में, तो वहाँ उनकी मुलाकात हुई नोबेल पुरस्कार विजेता पर्ल एस बक से। पर्ल एस बक ने सोचा कि मैं इस पर एक फ़िल्म बनाऊँ, वो जो आर के नारायणन का उपन्यास था ना, गाइड, उस पर। तो देवानंद और वो दोनों जब मिले तो तय हुआ कि क्यों नहीं दोनों मिलकर बनाएँ, तो फिर ये तय हुआ कि अंग्रेजी में बनाई जाए और साथ-साथ हिंदी में बनाई जाए। तो अंग्रेजी में फ़िल्म बनाने के लिए निर्देशन का दायित्व सौंपा गया था टेड डेनियल वस्की को और हिंदी के लिए जो नाम है वो चेतन आनंद का तय किया गया और चेतन आनंद आपको पता है कि देवानंद साहब के बड़े भाई नीचा नगर जिन्होंने बनाई थी और नवकेतन बैनर के पहले जो खेवनहार है, मुखिया, तो वे चेतन आनंद ही थे। अब हुआ क्या कि चेतन आनंद के उस समय ये हो रहा था कि उन्होंने एक अर्जी भारत सरकार को लगा रखी थी। वे युद्ध आधारित फ़िल्म बनाना चाहते थे और चूँकि बहुत संवेदनशील मुद्दा था तो इसे सीधे-सीधे बना नहीं सकते थे, तो भारत सरकार से उसकी स्वीकृति लेनी आवश्यक थी। तो उन्होंने अर्जी लगा रखी थी कि भई मैं युद्ध आधारित फ़िल्म बनाना चाहता हूँ और मुझे इसकी अनुमति दी जाए। ये वो समय चल रहा था और इधर चेतन आनंद जो हैं उनके चित्त में एक नाम चढ़ गया था और वो नाम था, आपको भी पता है, प्रिया राजवंश का। बहुत लंबी बात है कि प्रिया राजवंश बड़ी दुर्घटनात्मक मृत्यु को प्राप्त हुई और वो प्रिया के कारण चेतन आनंद का परिवार भी बिखर गया था, वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के कारण, लेकिन खैर अभी उसमें मैं नहीं जाना चाहता। तो प्रिया राजवंश उस दौरान चेतन आनंद के यहाँ बिल्कुल चढ़ी हुई थी और यहाँ मन में भी। तो वो चाहते थे जहाँ अवसर मिले मैं हीरोइन प्रिया राजवंश को ही ले लूँ, जबकि वो ना तो ढंग से हिंदी बोल पाती थी, ना ढंग से अंग्रेजी बोल पाती थी, ना ढंग से उर्दू बोल पाती थी। अभिनय के मामले में तो महाशून्य थी, लेकिन क्या है त कि वो कहते हैं ना प्यार अंधा होता है, तो चेतन आनंद के लिए प्रिया राजवंश के मामले में यही था तो उन्होंने सबसे पहले तो हाँ, प्रिया राजवंश से भी पहले उन्होंने कहा लीला नायडू को लूँगा। लीला नायडू याद है ना जवाहरलाल नेहरू के साथ जिनका अफ़ेयर बहुत चर्चा में रहा था। हाँ, ठीक है? तो वो बना नहीं तो वो प्रिया राजवंश पर अड़ गए। लेकिन देव आनंद का शुरू से ये कहना था, ये मानना था कि ये जो रोज़ी मार्को का रोल है, गाइड फ़िल्म का, इसके साथ में सिर्फ़ और सिर्फ़ वहीदा रहमान न्याय कर सकती है। उसके 2 कारण हैं।
एक तो ये कि महिदा रहमान बहुत अच्छी नृत्यांगना है, तो नृत्यांगना तो खैर और भी कई थी, लेकिन वो बहुत अच्छी अभिनेत्री है। अब यहाँ पर मामला आया कि फिर वैजयंतीमाला को क्यों नहीं लिया गया? तो देव साहब का मानना था कि वैजयंतीमाला का चेहरा छोटा है और छोटे चेहरे पर एक्सप्रेशन जो होते हैं, भाव, उनके लिए जगह ही कहाँ बचती है। जैसे ये छोटा-सा चेहरा है, तो यहाँ भाव जो अभिव्यक्ति होती है एक्सप्रेशंस की, तो वो कहाँ उसको जगह ही कहाँ मिलेगी? एक और वहीदा रहमान का चेहरा आप देख लीजिए, बड़ा है, चौड़ा है, तो उनके भावाभिव्यक्ति के लिए पूरी जगह है। और दूसरा कारण ये था कि वैजयंतीमाला कहीं न कहीं एक तरह से संगम में आकर अपने आप को बहुत तगड़ा एक्सपोज़ कर चुकी थी। एक्सपोज़ वो अंग प्रदर्शन वाला उस हिसाब से नहीं, वो तो ख़ैर एक गाना था कि मेरे मन की गंगा और तेरे में, वो स्विमिंग सूट में स्विम कर रही हैं, लेकिन फिर भी तो कुल मिलाकर वहीदा रहमान पे ही देवानंद अड़े रहे। देवानंद के लिए हीरोइन बड़ी बात थी। तो फिर वो जब इधर क्या हुआ है कि जो अंग्रेज़ी फ़िल्म के निर्देशक है टेड डेनियल की उनके साथ में चेतन आनंद का मतभेद हो गया। तो चेतन आनंद का मतभेद हो गया, वो फ़िल्म छोड़ दी चेतन आनंद ने। अच्छा, उधर एक बात और हुई, उधर बात ये हुई कि वो जो चेतन आनंद ने भारत सरकार को लिख कर दिया हुआ था ना कि मैं युद्ध फ़िल्म बनाना चाहता हूँ, हकीकत नाम से वो फ़िल्म बनी, उसे मंजूरी मिल गई सरकार की तरफ से, चेतन आनंद उसमें लग गए। और आप सब जानते होंगे ना कि वो हकीकत तो हिंदुस्तान की पहली युद्ध आधारित फ़िल्म है और एक तरह से उसको प्रामाणिक युद्ध आधारित फ़िल्म कह सकते हैं, लफ़ाज़ियों वाली नहीं है। तो चेतन आनंद इस प्रोजेक्ट से ऐसे अलग हो गए। अब ये बात आई कि भई क्या करें? क्या करें? तो देवानंद सीआईडी वगैरह में काम कर चुके थे अपने मित्र राज खोसला के साथ। तो राज खोसला का नाम आया। अब सीआईडी के समय की ही बात है। लेकिन मैं पहले ये बात कर लूँ, तो राज खोसला का नाम है, तो देव आनंद ने कहा कि भई राज खोसला को लेते हैं। तो वहीदा रहमान को जब ये पता चला कि राज खोसला को फ़िल्म के निर्देशन के लिए सोचा जा रहा है बड़ी गंभीरता से, तो वहीदा जी ने फ़ोन किया देव साहब को कि भई ये तो चलेगा नहीं मामला। राज खोसला फ़िल्म करेंगे तो मैं नहीं करूँगी। तो फिर देव साहब को पता था सारा, क्योंकि सीआईडी के सेट पर जब ये बात हुई थी, तो देव साहब वहाँ मौजूद थे ना। चलिए, अब मैं आपको सीआईडी वाली बात बताता हूँ। तो वहीदा रहमान अड़कर ही बैठ गई कि राज खोसला फ़िल्म करेगा, तो मैं नहीं करूँगी, मैं छोड़ दूँगी। तो और देवानंद वहीदा रहमान को किसी भी सूरत में छोड़ना नहीं चाहते थे, क्योंकि मैं बता चुका हूँ कारण। अब हुआ क्या कि सीआईडी के समय वहीदा रहमान नई थी, ठीक है? और नई थी तो उनके साथ में क्या हुआ था कि उन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया था। राज खोसला उसके निर्देशक थे, देव साहब हीरो थे। तो उन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया था कि मैं जो ड्रेस पहनूँगी, है ना? कॉस्ट्यूम पहनूँगी, वो कॉस्ट्यूम आपत्तिजनक नहीं होनी चाहिए, वो मेरी सहमति से ही फाइनल होगी। तो वहाँ राज खोसला उछले भी, "अरे! ये क्या, ये नई लड़की है और ये ऐसे-ऐसे लिखवा रही है, भरवा रही है और गुरु तुम देख नहीं रहे हो, ये नहीं कर रहे हो।" तो गुरुदत्त का मामला था ना वहाँ तो। तो प्रोड्यूसर तो गुरुदत्त ही थे। तो गुरुदत्त ने वहाँ वहीदा रहमान का कहना माना था, लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि सेट पर उन्हें स्विमिंग सूट दे दिया गया था। तो स्विम सूट पर वहीदा रहमान ने मना कर दिया, बोले मैं ये कपड़े नहीं पहनूँगी, और शायद स्विम सूट था या कोई छोटी ड्रेस थी। तो बोले मैं ये कपड़े नहीं पहनूँगी और अड़ गई वे। लेकिन राज खोसला इस पर अड़ गए। राज खोसला बहुत तेज़ चीखते चिल्लाते भी थे और गालियाँ भी दे देते थे। वो नई नवेली लड़की जो पहली दफ़ा फ़िल्म कर रही है, उस पर वो इस तरीके से चिल्ला रहे थे। देवानंद वहीं सेट पर मौजूद थे। फ़िल्म गुरुदत्त की थी, हीरो देवानंद थे। तो कि गुरुदत्त और देवानंद आपस में दोस्त थे ना, गुरुदत्त डांस डायरेक्टर थे हम एक है फ़िल्म में, जहाँ से देवानंद ने डेब्यू किया था। तो देवानंद सेट पर मौजूद थे और उन्होंने पक्ष लिया वहीदा रहमान का। तो वो बात जो थी उसके कारण से वो अभी तक नाराज़गी चल रही थी वहीदा रहमान की राज खोसला से। तो देव साहब ने फ़ोन किया वहीदा जी को कि देखो वहीदा, भूल जाओ ये सब पुरानी बातें हैं, अब जाने दो ना, हो गई सो हो गई, अब नए सिरे से तो। लेकिन वहीदा जी किसी भी कीमत पर राज़ी नहीं हुई और अड़ी रहीं। बोले नहीं देव साहब, मैं, हालाँकि देव साहब खूब समय पर बोले, मैं ये फ़िल्म छोड़ दूँगी अगर राज ये फ़िल्म करेगा। एक काम क्यों नहीं करते आप? आप गोल्डी को क्यों नहीं कहते फ़िल्म करने के लिए? गोल्डी मतलब विजय आनंद।
सबसे छोटे भाई, सबसे बड़े चेतन आनंद, फिर देव आनंद और फिर विजय आनंद। गोल्डी को क्यों नहीं कहते? वो गोल्डी को क्या कहे? गोल्डी तो उस समय तेरे घर के सामने कर रहे थे। आपको याद है ना, तेरे घर के सामने फिल्म, ये 1963 में रिलीज हुई थी। और हालांकि ये जो मैं बात कर रहा हूं, आप ये मत सोचना कि 63 में तेरे घर के सामने रिलीज होगी, गाइड तो 65 में रिलीज, 65 में, लेकिन उस समय तो बंद रही थी ना। ये बातें तब है जब इधर तेरे घर के सामने का फिनिशिंग जो है वो चल रहा था, अंतिम स्पर्श। हसरत जयपुरी का उनके लिखे गीत थे और एस डी बर्मन सचिंदा का संगीत था, याद है आपको? वो चलिए 1 मिनट में बता दूं आपको गाने कौन से थे। एक घर बनाऊंगा तेरे घर के सामने, दुनिया बसाऊंगा तेरे घर के सामने, और दिल का भंवर करे पुकार। ये जो आपको याद है ना, कुतुब मीनार के अंदर ये गाना फिल्मा गया था नूतन जी और देव साहब पर। प्यार का राग सुनो, है ना, और सुन ले तू दिल की सदा, प्यार से प्यार मिला और तू कहाँ ये बता इस नशीली रात में। क्या गजब की गाना वो। खैर, तो गोल्डी बोले मैं ये बना रहा हूं, लेकिन फिर जब जोर दिया गया देव साहब द्वारा तो गोल्डी को ये फिल्म मिली। और गोल्डी ने जब ये फिल्म, यानी विजय आनंद ने जब ये फिल्म अपने हाथ में ली, और उसके बाद की बातें तो आप भी जानते हैं, दुनिया भी जानती है कि क्या जबरदस्त फिल्म बनी। देव साहब ही नहीं, नवकेतन फिल्म्स ही नहीं, बल्कि गोल्डी के अपने करियर की सबसे बड़ी फिल्म और हिंदुस्तान की 10 बड़ी पिक्चरों में से ये पिक्चर मानी जाती है। तो मित्रों, बड़े लोग, बड़ी बातें, कोई बात चुभ गई तो किसी ने वीटो लगा दिया, किसी के हाथ से फिल्म छिन गई, किसी को फिल्म मिल गई। जिंदगी है, चलती रहती है। तुम भी चलो, हम भी चलें, चलती रहे जिंदगी। ना जमी मंजिल, ना आसमां मंजिल, जिंदगी है जिंदगी, बस जीते रहिए। और हाँ 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 हाँ, अरे भाई, ये वीडियो कैसा लगा आपको? अच्छा लगा तो पसंद कीजिए, और ये चैनल अगर आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए भाई, और वो जो घंटी वाला चिन्ह दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले और तुरंत मिले, है ना? तो बस मिलता हूँ अगले एपिसोड में अगला किस्सा लेकर। मैं लक्ष्मीपुत्र डॉक्टर कुमार गणेश, जयपुर बीकानेर से, प्रणाम।